हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सतीश के सिंह। रोज़ की तरह आपके सामने आकर इस सोफे पर हम बैठ गए हैं और जाहिर है आप समझ गए होंगे आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान है। पहले 97 सीटों पर था ये मतदान, 2 सीटों पर इलेक्शन कैंसिल हो गया है। कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन हो गया है। अब 12 राज्यों में 95 सीटों पर कल मतदान होना है। एक चरण हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान कल है। कुल 7 चरणों का मतदान है। 23 मई को नतीजे आने हैं। एक याद दिला देते हैं। तो दूसरे चरण का जो मतदान है कल, उसमें उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग है, बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग है, छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 10 हैं, असम की 5 हैं, जम्मू कश्मीर की 2 हैं, बंगाल की 3 हैं, कर्नाटक की 14 सीटें हैं, मणिपुर की 1, ओडिशा की 5, एक पुदुचेरी और तमिलनाडु की सारी 39 हैं। वैसे तो 38 सीटों पर है क्योंकि वेल्लोर का चुनाव पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि वहां बहुत सारा कैश मिला था। इलेक्शन कमीशन को शिकायत मिली और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा लगता है पैसे के दम पर इस चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, तो उस चुनाव को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। तो 95 सीटों पर वोटिंग है। एक बार फिर से हमारी नज़र खास तौर पर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम पर रहेगी, बंगाल भी है। सतीश जी, आपके हिसाब से, क्योंकि जिन सीटों पर मतदान होने जा रहा है उनमें से फिलहाल 27 बीजेपी के पास हैं, काफ़ी कुछ दूसरे चरण में बीजेपी के लिए दाव पर है। वही मैं कह रहा था, मेरे ख्याल से बीजेपी की दृष्टि से, एनडीए की दृष्टि से ये सबसे क्रूशियल फेज है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर उनका एक्सपेंशन हुआ है तो तमिलनाडु में भी दावा मजबूत होता है, लेकिन वहाँ क्या रिजल्ट आता है ये महत्वपूर्ण है। यूपी अगर दिल्ली बनाती है, बिगाड़ती है, तो उस लिहाज से भी ये एक कशमकश बहुत ज़ोरदार है, इन द सेंस कि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड की लड़ाई है, चाहे गठबंधन की, चाहे भाजपा की। और बिहार में जो सीमांचल की सीटों पे लड़ाई है, और सीमांचल इसलिए मैं क्रूशियल कह रहा हूँ बीजेपी के लिए कि क्या सीमांचल में कुछ बीजेपी की पैठ बन पाई है या नहीं बन पाई है, क्योंकि 2014 में भी नहीं बन पाई थी उस लिहाज से, अगर पूरे रिजल्ट को देखें तो। राजनांदगांव में कल चुनाव है, जहाँ रमन सिंह के का सीट था, उनके बेटे थे, वहाँ से एक उम्मीदवार बदला गया है। महाराष्ट्र में जो नांदेड़ की सीट है, जहाँ से अशोक चौहान, और सोलापुर से सुशील शिंदे, 2 कांग्रेस के और बीड से गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो रिकॉर्ड बनाई थी उन्होंने, उनका रिकॉर्ड भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रूशियल फेज है। सिलचर में, असम में, अगर नॉर्थ ईस्ट में एक्सपेंशन हुआ है बीजेपी का, तो वो क्या 2014 को दोहरा पाती है? सिलचर में जहाँ वो सुष्मिता देव है, तो ये सारा कस है मोटे तौर पर। ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी से बिहार की बात कर लेता हूँ। बड़ी बड़ी तस्वीर तो आपने बता दी। बिहार, क्योंकि आपको याद ही होगा नवजोत सिंह सिद्धू कल ही वहाँ जाकर कह रहे थे अगर मुसलमानों ने एक होकर वोट दिया तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। कटिहार की हम बात कर रहे हैं। कटिहार में नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया था। वहाँ से तारिक अनवर मैदान में है और उनके सामने है जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी। तगड़ी टक्कर होगी कटिहार में भी। इसके अलावा बांका में जयप्रकाश नारायण यादव, महागठबंधन के उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव हैं और यहाँ से सिटिंग एमपी भी हैं। गिरधारी यादव उनके सामने है। अच्छा, इसके बाद पूर्णिया, पप्पू सिंह, पूर्णिया में उदय सिंह कांग्रेस की तरफ से, सिटिंग एमपी जो आउटगोइंग है संतोष कुशवाहा। हाँ, और किशनगंज जो कभी हमारे शाहनवाज जी की सीट होती थी, वो डॉक्टर मोहम्मद जावेद हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, और जेडीयू की तरफ से सईद महमूद अशरफ। तो और भागलपुर में शैलेश कुमार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के महागठबंधन के उम्मीदवार। उनके सामने हैं जेडीयू के अजय कुमार मंडल। तो शैलेश कुमार, ब्लू मंडल इन्हीं को कहते हैं क्या? ये सिटिंग एमपी भी है। तो ये मैं आपको बिहार की बात बता देता हूँ मोटे मोटे तौर पर, कि अगर आपने सीट वाइज लिया तो तारिक अनवर जो है इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कटिहार में। पिछले बार जीते थे। किशनगंज जो है वो एक तरह से देखिए तो परंपरागत जो है वो ऑपोजिशन की सीट रहती है। पूर्णिया में टक्कर है क्योंकि पप्पू सिंह वहाँ से एमपी रह चुके हैं और संतोष कुशवाहा वहाँ सिटिंग है। इसके अलावा बांका में लालू प्रसाद यादव के दाहिने हाथ
किचन कैबिनेट के श्री जयप्रकाश नारायण यादव है उम्मीदवार, लेकिन आरजेडी के ही उम्मीदवार हैं एनडीए के उम्मीदवार हैं गिरधारी यादव, जो कि कभी राष्ट्रीय जनता दल में हुआ करते थे। हाँ। इसके अलावा आपने कौन सी सीट बताई? एक सीट है और कटिहार, बांका, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर का जहां तक सवाल है, भागलपुर में 3 प्रोबेबल उम्मीदवार थे एनडीए से। शाहनवाज हुसैन, अश्विनी चौबे का भी नाम आता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील मोदी भी बहुत भागलपुर से ताल्लुक रखते हैं। और भागलपुर का इतिहास भी बहुत जबरदस्त रहा है। तो यहाँ पर जो है ना एक शोडाउन है, यहाँ पर एक शोडाउन है। कभी भागलपुर जाना जाता था, कभी अखोड़वा कांड के लिए, कभी जाना गया राइट्स के लिए, और वो एक टक्कर का एक सिंबॉलिक सीट है। ओके, चलिए, और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर वोटिंग है इस बार। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में नगीना है, अमरोहा है, बुलंदशहर है, अलीगढ़, हाथरस और मथुरा, आगरा, और इसके अलावा मथुरा है, आगरा है और फतेहपुर सीकरी। जी, तो फटाफट इस पे भी बात कर लेते हैं। जल्दी फतेहपुर से सीकरी शुरू चलिए, फतेहपुर सीकरी, राज बब्बर। हाँ, राज बब्बर की और कांग्रेस पार्टी की इज्जत यहाँ दाव पर। बिल्कुल सही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और यहाँ पर राहुल और प्रियंका दोनों गए थे। तो अगर दावेदारी कांग्रेस की कहीं मजबूत इस फेज में है तो शायद फतेहपुर में है। अब कितनी मजबूत है ये मैं नहीं, उनके सामने बीजेपी के हैं राजकुमार चाहर। हाँ, राजकुमार चाहर बीजेपी के सीधा मुकाबला। हाँ, अब आगरा की बात करें और बीएसपी के गुड्डू पंडित जी ये वही गुड्डू पंडित है जिनका वीडियो अभी वायरल हुआ था। कह रहे थे राज बब्बर को क्या नचनिया न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे थे, और ये भी बोल रहे थे मारूंगा जूतों से। बाहुबली ये सब जानते हैं। लेकिन हाँ, जब से चुनाव आयोग का डंडा चला है और उनका वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से जैसे ही मीडिया के कैमरे वो देखते हैं, वहां से भाग खड़े होते हैं। चलिए, इतना सबक तो उन्होंने सीख लिया है इलेक्शन कमीशन का डंडा चलने के बाद। राज बब्बर के नाम से कांग्रेस की इज्जत फतेहपुर सीकरी में दाव पर लगी। अब आइए आगरा में जो दाव पर लगी हुई है, मेरे ख्याल से आगरा जैसे बीएसपी की मजबूत जगह भी रही है। दावा ये भी, कल आगरा में जो उत्तराधिकारी माने गए बैन के समय, उन्होंने कल रैली भी की आकाश बीएसपी से आगरा में। लेकिन वो जो इज्जत दाव पर है वो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदवार बदल के लाया गया बघेल को। और बघेल जो पहले थे कथेरिया, उसका जगह चेंज किया गया, इटावा भेजा गया उन्होंने। तो यहाँ पर जो एक गठबंधन की जो डायनामिक्स है वो है वहाँ पे, तो वो एक जोर आजमाइश है। जहां तक अलीगढ़ की बात रही, अलीगढ़ जो है परंपरागत जो है, अब वो एक पोलराइजेशन की सीट होती है। तो वो उसमें देखते हैं इस बार कौन विजय होता है, कि हाल में जितने सतीश गौतम एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से मैदान में। तो बीजेपी की दावेदारी यहाँ बड़ी मजबूत रहती है। पता नहीं इस बार क्या इक्वेशन बैठेगा। ठीक है, तो आगरा में एसएस बघेल हैं, सत्यपाल सिंह बघेल हैं। उनके सामने बीएसपी के मनोज कुमार सोनी है और कांग्रेस ने प्रीता हरित को उतारा है। अच्छा, मथुरा में आइए, हेमा मालिनी। ये इस पे आना पड़ेगा। हेमा मालिनी, हाल की उनकी तस्वीर जो कि एक हांसा लेकर और फसल काटने की एक्टिंग कर रही थी, ट्रैक्टर पर बैठकर खेती करने की एक्टिंग कर रही थी। वो तस्वीर उनकी बड़ी वायरल हुई थी, काफ़ी आलोचना भी हुई थी। बेचारी इतनी ईमानदारी से उसका जवाब देती हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, बोलती मुंबई में रहती हूँ, एक्ट्रेस हूँ, वहाँ तो ऐसा करने का मौका मिलता नहीं है। तो यहाँ मथुरा में अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने खेत देखा, मुझे लगा चुनाव प्रचार के दौरान एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है तो मैंने कर ली। तो अच्छा, उनके सामने आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह हैं और कांग्रेस के महेश पाठक। हेमा मालिनी देखिए, हेमा मालिनी वैसे तो सब लोग, बहुत लोग, हमें भी हाल ही में पता चला कि वो तो बुनियादी रूप से दिल्ली वाली है, दिल्ली में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। तो उनका नाता इस एरिया से मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट किया वो ये था कि धर्मेंद्र आए वहाँ पे और कहे कि अगर हेमा को नहीं जिताओगे तो मैं टंकी पे चढ़ जाऊंगा। तो वो बयान मुझे, लेकिन अगर सीरियस नोट पे देखा जाए तो मथुरा में जो अजीत सिंह की पार्टी है और जो गठबंधन में है मायावती और अखिलेश के साथ, तो वहाँ पर अगर ये मुजफ्फरनगर और बागपत में अगर ये दावा कर रहे हैं कि हमने प्रदर्शन किया है, तो मथुरा में भी करना पड़ेगा। तो मथुरा में उन लोगों की ज़्यादा
हेमा मालिनी तो कहा जाएगा कि भाई अगर कोई एमजीबी की प्रेजेंस है, जबरदस्त है, तो मथुरा में हेमा मालिनी अगर जीत हासिल कर लेती है ठीक तो है, फिर ये माना जाएगा कि यहाँ पर वो फिर भारी पड़ी। ठीक है। हाथरस में राजवीर दिलेर हैं बीजेपी के, और उनके सामने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन हैं। रामजी लाल सुमन पुराने समाजवादी नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बहुत नजदीकी रहे हैं, तो बस मैं उसी लिहाज से देख रहा हूं। लेकिन ओवरऑल ये राउंड है यूपी में, इसमें महागठबंधन की भी बहुत असरदार प्रेजेंस है, और बीजेपी चाहेगी हर सीट जीतना, जो कि पिछले बार भी जीती थी। ठीक है, तो इसकी कसमकस, इसलिए मैंने पहले कहा कि ये बहुत बीजेपी के लिए बहुत ठीक है, और बीएसपी के लिए भी, क्योंकि नगीना सीट रिजर्व सीट है, और वहाँ इस पर यहाँ पर बीएसपी के ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। जी जी इन 8 सीटों में से जी। नगीना में बीजेपी के डॉक्टर यशवंत सिंह हैं, कांग्रेस ने ओमवती देवी को उतारा, जबकि गिरीश स्पाइलर चंद्र की बात कही जा रही है कि कौन स्पाइलर किसके लिए होता है। और अमरोहा में बता देते हैं आपको, कुंवर दानिश अली जो जेडीएस में थे, वो बीएसपी में आकर अब अमरोहा से चुनावी मैदान में, हम तो उनको बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं कि अक्सर टीवी डिबेट्स में आते थे। कुंवर दानिश अली के सामने कंवर सिंह तंवर बीजेपी के, बहुत भारी भरकम उम्मीदवार हैं तंवर साहब, बहुत पैसे वाले माने जाते हैं। दिल्ली से ही उन्होंने एक तरह कंवर से सिंह तंवर जी राजनीति शुरू की थी, और एक एफिडेविट में, मेरे ख्याल है, अगर मेरा याददाश्त ठीक है, तो उन्होंने 650 करोड़ का कुछ एफिडेविट भरा था। ठीक है। इसके अलावा जो 2-4 वीआईपी सीट हैं, उस पर भी जरा जल्दी से, शोलापुर सुशील कुमार शिंदे मैदान में है यहाँ पर, तो उनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा दांव पर है, इसलिए, और प्रकाश आंबेडकर भी हैं इसे। तो आंबेडकर कहीं क्या उनका वो निर्णायक साबित होंगे, हो सकते हैं। वो दोनों की मीटिंग भी हुई थी, ऐसी फोटो भी आई थी। सुशील शिंदे पिछले बार भी हारे थे, भारत के गृह मंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे हैं, और विवादों में भी रहे हैं भगवा आतंकवाद के लिए। नहीं, इस बार मैंने इसलिए कहा, चुनाव का मौसम है, मुद्दा जरूर उठेगा, मुझे पता है। और महास्वामी सिद्धेश्वर, ये बीजेपी से जी। अच्छा, नांदेड़ अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री, बार भी जीत गए थे नांदेड़ से अशोक चौहान। आदर्श स्कैम का जब उनके ऊपर आरोप लग रहा था, और उस समय वो बहुत उनके ऊपर आरोप जड़ा हुआ था, तो उस आंधी में भी अशोक चौहान जीते थे, मुख्यमंत्री रहे हैं, और अभी भी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हाँ, तो खानदानी पॉलिटिशियन है, उनके पिता भी भारत के गृह मंत्री रहे हैं, तो उस लिहाज से नांदेड़ एक कांग्रेस पार्टी के लिए वो बहुत ही दावेदारी की। ठीक है। और बीड़, वहां पर गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे मैदान में है जी, तो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। जी, रिकॉर्ड बनाया था, और कितना इस बार रख पाती है रिकॉर्ड, शायद इसी का वहां पर चुनाव होगा। ठीक है। फारूक अब्दुल्ला का चुनाव कल है श्रीनगर में। फारूक अब्दुल्ला के बारे में क्या हम लोग कहें, ये तो जिस तरह के वो बयान देते हैं और जिस तेवर से देते हैं, और जो बदली है, जो कश्मीर पॉलिसी है, पाकिस्तान पॉलिसी है, जो उनके बयान हैं, कभी लोग कहता है कि ये देशद्रोही बयान है, ये देश के पक्ष में बयान है, इमोशनल नहीं, लेकिन कश्मीर में ये सब मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहां पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच है, वहां कोई और पार्टी नहीं है, शायद कांग्रेस ने भी उम्मीदवार नहीं उतारा है जी। तो सीधे फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला है, फिर आगा सैयद मोहसिन है पीडीपी के, उनके साथ। 14 में हार गए थे फारूक अब्दुल्ला, लेकिन 17 में बायपोल में जीत गए जी लोकसभा, और इस बार दोबारा से लोकसभा जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, जितेंद्र सिंह और विक्रमादित्य सिंह, दोनों उधमपुर से। जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, क्या उसका रसूख अभी भी है, और जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं, और इस बीच में ये पुलवामा होता है, फिर सर्जिकल स्ट्राइक होता है, और सब उसी के आसपास होता है, तो ये एक सीट देखने लायक हो। ठीक है। और जल्दी से आपको बता दें, बेंगलोर साउथ में तेजस्वी सूर्या बीजेपी के यंग डायनामिक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, जिनको इस बार बहुत कम उम्र में टिकट दे दिया है लोकसभा का बीजेपी ने। बेंगलोर साउथ से अनंत कुमार की सीट होती थी जी। और बी के हरिप्रसाद, कांग्रेस के, जो विवादों में आए थे पुलवामा हमले पर अपना विवादित बयान देकर, वो उनके सामने है। एच.डी. देवेगौड़ा तुमकुर से चुनावी मैदान में है। और इस बार कर्नाटक में बीजेपी जो है बहुत जोर लगा रही है, क्योंकि उनको अपने सीटों के इक्वेशन को देखना है, लेकिन 28 में से 17 सीटें बीजेपी के पास पिछले चुनाव में जी, लेकिन उस समय गठबंधन जो है कांग्रेस और जेडीएस का नहीं था, और इस बार सरकार भी है, और तमाम अवरोधों के बीच वो सरकार बनी थी। तो क्या उसका जलवा अभी भी बरकरार है, या कांग्रेस जो बीजेपी है
साउथ में घुसी है कर्नाटक से, तो वो घुसी है, अभी भी है, कितना है और आगे चल पड़ी है, ये वहां तय होगा। अच्छा, और दूसरे इसके अलावा तमिलनाडु की लगभग सारी सीटों पर वहां मुकाबला है। तमिलनाडु की जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है इस बार बदली है। जब से जयललिता का निधन होने के बाद वहां की सियासत ने करवट लेनी शुरू की है, तब से करुणानिधि है नहीं, जयललिता है नहीं, और पहला चुनाव है जो इन दो सबसे बड़े चेहरों के बिना हो रहा है। डीएमके की कमान तो स्टालिन ने संभाल ली है, कांग्रेस और डीएमके अपना यूपीए का वही पुराना गठबंधन बनाकर मैदान में है। लेकिन एडीएमके के बिखराव के बाद, क्योंकि दिनाकरन ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, बीजेपी और एडीएमके एक साथ आ गए हैं, ऐसे में देखना अब यह है कि इस बार बीजेपी और एडीएमके की कितनी ताकत बची है जयललिता के जाने के बाद, दिनाकरन उनको कितना नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, अब दो फाड़ हो गई एडीएमके में, तो बात तो ये नहीं है कि जितनी मजबूती थी जयललिता जी के रहते वो बची है। अब नए इक्वेशन में जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक गठजोड़ बना है, उसकी क्या पेनिट्रेशन हुई है, पहली बात, क्या मोदी का सिक्का वहाँ भी चल रहा है, या स्टालिन और डीएमके का जो गठबंधन है वो भारी पड़ेगा। यहाँ पर एक और चीज़, इसको अंत करने से पहले ये भी कहा जाए, कार्ति चिदम्बरम इस दौर कल के मतदान में वो उम्मीदवार हैं। कनिमोई, जिनके इनकम टैक्स का 2 दिन पहले छापा पड़ा, वो उम्मीदवार हैं, और बेखा ये दिनाकरन है खुद उम्मीदवार, और इसके अलावा मारन भी हैं उम्मीदवार। तो देखते हैं, तमिलनाडु की बड़ी निर्णायक भूमिका होने वाली है। हाँ, बहुत दिल्ली, क्योंकि अगर बीजेपी को नुकसान होता है यूपी से और बाकी राज्यों से, तमिलनाडु से क्या कुछ गेन होगा। उम्मीद तो लगाई है बीजेपी ने एडीएमके से गठबंधन करके, लेकिन देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल सतीश जी। तो ये था कल होने वाले मतदान का XYZ।